हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9 के वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर के बारे में, और उसके हम लोग कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए और साथ ही साथ आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 1, A soldiers make a swing jump between 2 points. 2 पॉइंट्स के बीच में हमने एक सोल्जर ने स्विंग करना है बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ अ रोप। रोप का एक एंड जो है वो उसने होल्ड करा है एंड अनदर एंड विच इज टाइड टू सम हायर पॉइंट, और दूसरा उसने क्या कर दिया, एक हायर पॉइंट से टाई अप कर दिया। वर्क डन बाय अ रोप इन जंपिंग ऑफ सोल्जर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो ये वर्क डन किया है हमारे पास सोल्जर ने, उसका किस टाइप का वर्क डन है? वो नेगेटिव वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है, जीरो वर्क डन है, ये नन ऑफ द अबव है। तो अब क्या है, हायर पॉइंट से ज्वाइन है। हायर पॉइंट से ज्वाइन है तो हमारे पास क्या होगा, एंगल कितना बन गया उनके बीच में, एंड जो है दूसरा एंड है उसने पकड़ा हुआ है और वो हमारे पास क्या बन गया, एंगल 90 डिग्री का। और जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो वर्क डन। तो जब भी सोल्जर ऐसे स्विंग करेगा तो उसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिट एज अ जूल? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी यूनिट जूल नहीं होती? तो वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है, काइनेटिक एनर्जी जूल होती है, पोटेंशियल एनर्जी जूल होती है। बच गया कौन, फोर्स की यूनिट तो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट जूल नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो कंजप्शन हो रहा है हाउस होल्ड में, इंडस्ट्री में, कमर्शियल एरियाज में, तो वो एनर्जी की जो कमर्शियलाइज यूनिट है, मतलब कि एक बिजनेस वैल्यूज की यूनिट है, वो क्या होती है? नॉर्मली एनर्जी की यूनिट तो जूल है, पर हमने क्या करना है, कमर्शियलाइज यूनिट पढ़नी है। तो कमर्शियलाइज यूनिट हमारे पास इसकी क्या होती है, किलोवाट आवर। क्या हो जाती है, पावर की किलोवाट, और टाइम किस में होता है, आर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो इसको या एनर्जी बोलो जो हाउस होल्ड में यूज हो रही है, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, A runner while moving is facing a wind from the opposite direction. एक रनर है, भाग रहा है, चल रहा है फटाफट से, पर दूसरी उल्टी डायरेक्शन में क्या हो रही है, विंड लग रही है। तो फिजिक्स में हमने एक ही कहानी सीखी थी, जब भी अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो क्या हो जाता है, यस, नेगेटिव वर्क डन। और क्वेश्चन भी यही पूछा, द वर्क डन बाय द विंड ऑन रनर विल बी। उस रनर के ऊपर किस तरह का वर्क डन लग रहा है? तो आंसर आ गया नेगेटिव वर्क डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर इज। 1 किलोवाट आवर की वैल्यूज क्या होती है, मतलब उसको अगर मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना है तो वो वैल्यू क्या होगी? तो 1 किलोवाट, पहले उसको वॉट में चेंज किया, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारे पास आर है, हमें क्या चाहिए, सेकंड्स में चाहिए। तो क्या कर देंगे, 1 आवर का मतलब 1/60 मिनट एंड 1 मिनट का मतलब 1/60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3600 सेकेंड्स। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है, 3.6 into 10 raised to power 6 joules. Now question number 6, a car with mass capital M. एक कार है जिसका मास है कैपिटल M, is moving on a horizontal road. horizontal road पे मूव कर रहा है with velocity v. ड्राइवर ने एक्सेलरेटर को अप्लाई किया तो उसकी स्पीड बढ़ गई अब, और कितनी हो गई, 3v हो गई। तो बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है हाफ mv²। अब v की जगह क्या हो गया, 3v हो गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया, 9v²। तो 9 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 4.5 mv²। क्या बच गया हमारे पास, 4.5 mv²। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी का, जब स्पीड हमारे पास इंक्रीज हो गई और कितनी हो गई, 3v हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, द पर्सन विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। पर्सन के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? एट सम हाइट। तो पहला है ही इज स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे सो रहा है। ही इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे है, मतलब कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल ही जीरो है। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, बेड की हाइट भी इतनी हाइट नहीं होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी पर मैक्सिमम नहीं होगी। ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, रूफ पे खड़ा है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़ा है, और जब भी हाइट पे खड़ा है तो उसके पास क्या आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेशन फॉर पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू। पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय में टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय में टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, वहां पे डैम कौन सी एनर्जी लगाते हैं? तो डैम कौन सी एनर्जी लगाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसी हाइट पर है, और जब भी किसी हाइट पर होता है तो हमेशा एनर्जी लगती है, और उस एनर्जी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका एंड इट रीचेस टू अ मैक्सिमम हाइट h हाइट तक वो पहुंच गया। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट ऑन रीचिंग 3/4 ऑफ हाइट h इट विल एक्वायर। बोला अगर वो 3/4 हाइट तक पहुंच जाएगा तो उसके पास क्या होगा? हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ोगे वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज बिल्कुल सही है? अ फ्रूट हैंगिंग फ्रॉम द ट्री पोजेसेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक ट्री पर फ्रूट हैंग कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे है, हाइट पे हमेशा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर बोला अ रनिंग प्लेयर एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी। कोई भाग रहा है प्लेयर तो उसके पास भागते हुए क्या होती है? ड्यू टू मोशन, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अ पिस्टन व्हेन कंप्रेस्ड एयर कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। पिस्टन के अंदर हमारे पास एयर है और जिसको कंप्रेस करते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसका मतलब क्या आ गई? तो तीनों बातें सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी बातें हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी जो हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी? एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ जी, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, like total energy before and after transformation always remains constant। तो बेसिकली ये सारी की सारी बातें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, तो मतलब हमारी जो बातें हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, S डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा क्या है? F क्रॉस S। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया Fs। तो बेसिकली हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हमें लिखना था और वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन बाय। 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, 1 न्यूटन फोर्स है। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब 1 जूल का फोर्स है तो फोर्स भी 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होनी चाहिए? 1 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ जूल जे इज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। जूल जो है वो कौन सी यूनिट के लिए हम लोग तो बोला जूल तो काइनेटिक एनर्जी की भी है, पोटेंशियल एनर्जी की भी है, वर्क डन की भी है, और सबकी यूनिट हमारे पास अभी तक जो लिखा है उन सब की यूनिट हमारे पास क्या है? जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स नेचुरल पोजीशन बाय अप्लाइंग सम फोर्स वर्क इज डन ऑन इट। जब भी एक स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच किया जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई
वर्क डन होता है, तो वो वर्क डन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है। वो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ज़्यादा होगी, ये ख़त्म ही हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब उसकी शेप को हम चेंज कर रहे हैं, और जहाँ शेप चेंज हुई वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, दोनों के दोनों सेम मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, बी का जो मास है वो ज्यादा है ए के मास से। विच ऑफ टू ऑब्जेक्ट विल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो b का मास ज्यादा है, क्योंकि बोला मास ऑफ ऑब्जेक्ट b इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट a। तो विच ऑफ टू ऑब्जेक्ट विल हैव काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? b की। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पावर ऑफ एन एजेंट इज, पावर ऑफ एन एजेंट क्या है? पावर हमारे पास क्या होता है? वर्क डन। एनर्जी, वर्क डन क्या होती है? एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी, रेट का मतलब अपॉन में टाइम, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी बाय में टाइम, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी बाय में टाइम, रेट ऑफ वर्क डन मतलब वर्क डन बाय में टाइम। तो ये सब हमारे पास पावर के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वर्क एनर्जी पार के थे, और जो हर तरफ से हर एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।